क्लास 7 साइंस पंजाब चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ये टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक नजर देखेंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने लाजमी पढ़ना है। We know that light does not need a material medium to travel. Light travels at different speeds in the different mediums. Light travels the fastest through the vacuum. आप लोगों को पता होगा कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम की जरूरत होती तो सूरज की जो रोशनी है वो कभी भी जमीन तक ना पहुंचती, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई मीडियम नहीं होता। जैसे हमारे इर्द गिर्द जो मीडियम है वो एयर, सो एयर इज अ मीडियम, वाटर इज अ मीडियम। तो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर लाइट किसी मीडियम से गुजरता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, लाइट आराम से ट्रेवल कर लेता है। लेकिन किसी मीडियम की बात करें जैसे वाटर या एयर, तो उसमें पार्टिकल्स के साथ डिस्टॉर्शन की वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाती है। When light passes from one transparent medium to another, it changes its speed and direction. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाता है तो ये अपना स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर लेता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है तो ये अपना स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। This bending of light is called refraction. इस लाइट के बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। This bending of light is called refraction. But when light falls perpendicular to the surface of the medium, it does not change its direction. लेकिन अगर लाइट बिल्कुल इस मीडियम को परपेंडिकुलर आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, तो फिर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर लाइट किसी भी मीडियम को किसी एंगल के जरिए आए, स्ट्रेट ना आए बल्कि साइड से आ जाए, तिरछा हुआ, तो फिर वो अपना रास्ता बदल देता है। अब दोबारा सुने जरा, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। लाइट आ रहे एयर से ग्लास की जानिब, लाइट आ रहे एयर से ग्लास की जानिब, ठीक है। अब ये जब एयर से ग्लास की जानिब आ गया तो इसने अपना रास्ता बदल दिया, मतलब इट डिविएट फ्रॉम इट स्ट्रेट पाथ। जिस रास्ते में ये आ रहा था वहां से ये डिविएट कर गया, और डिविएशन के बाद जो है ये दूसरी साइड पे चला गया। तो दिस डिविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसकी एक दफा रीडिंग कर लें। अच्छा जनाब, आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है? डायग्राम सामने नजर आ रहा है। इंसिडेंट रे, the ray of light that travels in one medium and falls on the surface of the second medium is called incident ray. वो रे जो एयर से ग्लास की जानिब आ रही है, ये आप लोग को डायग्राम में भी नजर आ रहा है। वो रे जो एयर से ग्लास की जानिब आ रही है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अच्छा, जब एयर और ग्लास की मीडियम से इंटरफेस करते हुए दूसरी रे बेंड होके निकल गई, that is called refracted ray. So the ray of light that changes its direction in the second medium, पहली वाली रे जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो जा रही है उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए आती है। नॉर्मल वो लाइन है जो इस मीडियम को परपेंडिकुलर हो। An imaginary line drawn perpendicularly on the surface of the medium at the point where incident ray falls is called the point of incidence. एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जैसे नॉर्मल, अब ये नॉर्मल लाइन कोई रियल लाइन नहीं है, बल्कि सिर्फ ख्याली लाइन है कि यार ये एक लाइन है जो इस मीडियम को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस मीडियम को 90 डिग्री पे है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और नॉर्मल लाइन के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल
नॉर्मल लाइन के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो लाइन बनाएगा, सॉरी एंगल बनाएगा, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे. दैट विल कॉल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So angle of incidence, the angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence and it is denoted by I. Angle of refraction, the angle between the normal and the refracted ray and it is denoted by R. Normal और refracted ray के दरमियान जो angle है वो R कहलाता है and that is called the angle of refraction. That is called the angle of refraction. Now we will come to exercise questions. Question number 3, give short answers, जो आप लोग को इस बुक के अंदर से आराम से मिल जाएंगे. पहले हम लॉन्ग पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा शॉर्ट कवर हो जाएंगे. Define the refraction of light. अभी हमने पढ़ लिया refraction of light. Discuss the effects of refraction with examples. ये वाला क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे कि refraction के क्या क्या effects हैं examples के साथ. और दूसरा हमारा टॉपिक होगा define total internal reflection. ये अलग क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ मिराज, ये अलग क्वेश्चन है. ये देखिए बेटा, दो ही सवाल है इस एक्सरसाइज के. इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज से अगर आना है तो इसी दो सवालों में से एक आएगा. ये मिराज वाला क्वेश्चन कई दफा आ भी चुका है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस दफा आने का चांस है. ठीक है, तो ये दो नहीं बल्कि तीन सवाल हो गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मिराज. तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आ सकता है. तो अभी हम यही क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं, तो आज इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी लेक्चर में. ओके, रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, इसको पढ़ लेते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं. तो इसके अंदर इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा क्योंकि कोई हेडिंग ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. और अच्छा, जो नीचे हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, फिश आई व्यू, ये पूरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही इफेक्ट हैं. तो भी मैं आप लोग को जब वो पढ़ाऊंगा तो फिर उसके बाद बता दूंगा कि इसमें से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. तो सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं. रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, ग्लास एंड वाटर. व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर और ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब लाइट एयर या वाटर से ग्लास की जानिब जाए, मतलब एयर से वाटर की जानिब जाए या एयर से ग्लास की जानिब जाए. अब एयर रियर मीडियम है. रियर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी. वाटर में या शीशे में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जब वो लाइट रे एयर से वाटर में जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा. The angle of incidence is greater than the angle of refraction. तो इस कंडीशन में इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से बड़ा होगा जब एयर से वाटर की जानिब जाए, ठीक है, या एयर से ग्लास की जानिब जाए. केस नंबर 2, when light passes from water or glass to air, it bends away from the normal. जब लाइट वाटर या ग्लास से एयर की जानिब जाए तो फिर ये नॉर्मल से दूर भागेगा. अच्छा, जब नॉर्मल से दूर भागेगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जितना नॉर्मल से दूर होगा इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा. Therefore the angle of refraction is greater than the angle of incidence. और आप लोग नीचे डायग्राम में भी देख सकते हो, जब एयर से वाटर की जानिब आता है तो ये बेंडिंग नॉर्मल लाइन की जानिब होती है, इसलिए रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा इंसिडेंस एंगल से. और जब ये वाटर से बाहर जाएगा, किस जानिब, वाटर से एयर की जानिब जाएगा, so it will bend away from the normal, so the angle of refraction will greater than the angle of incidence. तो ये दोनों ही इफेक्ट में काउंट हो गए. ये दोनों ही तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है कि एक इफेक्ट है एयर से वाटर और एक है वाटर से एयर. अच्छा, इस पैराग्राफ को एक दफा दोबारा देख ले. जब लाइट एयर से वाटर की जानिब जाएगा, मतलब लाइट रेस एयर से वाटर की जानिब जाएगा, तो जो लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा और इस दौरान रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंडिंग करेगा. मतलब ऐसे सीधा जाना था, अचानक इसने नॉर्मल की तरफ बेंडिंग कर ली, मतलब ये जो बेंडिंग थी टुवर्ड्स द नॉर्मल थी. केस नंबर 1. केस नंबर 2 कि जब लाइट रे वाटर से एयर की जानिब जाएगा, तो जब वाटर से एयर की जानिब जाएगा तो फिर रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंस से बड़ा होगा
और ऐसी सिचुएशन में लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट नहीं गया, बल्कि ये नॉर्मल से अवे बेंड कर गया। सो ये दो केसेस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। laws of refraction, there are two laws of refraction: the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. तीनों रेज, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल रे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक टाइम में एक ही प्लेन में होंगे, एक ही जगह पे होंगे। The ratio of speed of light in vacuum to the speed of another medium is always constant. अगर आप वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को लिख लें फ्रैक्शन की सूरत में, फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखें और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम वो आप डिनोमिनेटर में लिखें, तो जब भी आप ये आंसर निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, तो हमेशा आपके पास एक ही आंसर आएगा, उस एक मीडियम के लिए एक ही आएगा। और हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, मतलब ये जो रेशो का आंसर है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो हर मीडियम का अलग होगा। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोबारा देख लें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों रेज, बेशक वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो या नॉर्मल रे हो, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही जगह पे होंगे। जैसे अगर कोई एक्स एक्सिस में है तो तीनों एक्स एक्सिस में होंगे, अगर वाई एक्सिस में है तो तीनों वाई एक्सिस में होंगे। The ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant. वैक्यूम में लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड, अगर इनका हम रेशो ले लें तो ये हमेशा हमें कांस्टेंट आंसर देगा। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आपने ऊपर लिखा और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम को आपने नीचे लिखा, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा कि वो मीडियम कितना डेंसर है या कितना रियर है। आपको पहला पैराग्राफ याद करने की खैर जरूरत नहीं है, दूसरा याद कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। पेपर में आ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपने यही लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, मैं सारा टॉपिक पढ़ा लेता हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी तो मैंने एक्सरसाइजेस पढ़ा लिए क्योंकि मुझे उसमें एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में मुझे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, इसलिए मैं भी सारा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी पूरा याद कर ले। अच्छा, कभी कभी आप लोग को दिखता है ना, जैसे आप लोगों ने एक बाल्टी के अंदर लोटा रख दिया, लोटा जिसमें पानी होता है, ठीक है, तो वो लोटा अक्सर आपको उस हाइट पे नहीं दिखता जिसमें वो पड़ा होता है, अक्सर आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये क्या है? ये है अपेरेंट डेप्थ, वो जो आपको दिखता है, हालांकि उसका रियल डेप्थ थोड़ा सा नीचे है। इस तरह अगर क्लियर वाटर में, जैसे आप स्विमिंग पूल जाते हैं, क्लियर वाटर हो और नीचे फर्श भी बिल्कुल क्लियर हो, तो वो जो फर्श है ना वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लेकिन जब आप अंदर चले जाते हो ना तो वो बहुत गहरा होता है, तो वो जो आपको दिख रहा है उसको अपेरेंट डेप्थ कहते हैं और उसका रियल डेप्थ कुछ और है। जैसे रियल डेप्थ वो तकरीबन है 4 फुट या 6 फुट, लेकिन आपको 6 फुट नहीं दिखता, वो आपको सिर्फ 3 या 2 फुट दिखता है। इस तरह आप किसी अपना ग्लास ले लें, ओके, ग्लास, शीशे वाला ग्लास ले लें और उसमें आप पानी डाल के पेंसिल रख दें, तो पेंसिल आपको बीच में से किसी जगह से ऐसे टूटा हुआ नजर आएगा, हालांकि जो टूटा हुआ तो नहीं होता, इसको हम उर्दू में कहते हैं नजर का धोखा। असल में वो नजर का धोखा नहीं है, वो है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल गहराई कुछ और है और जो आपको नजर आ रही है वो कुछ और है। उसकी रीजन ये है कि उस ऑब्जेक्ट से जो रेयर आ रही है आपकी आंखों की जानिब, ओके, वो रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। वो ऑब्जेक्ट वाटर में है और आप खड़े हैं एयर में, तो जब वो वाटर से वो रे ऑफ लाइट आएगी एयर की जानिब, तो वो अपना रास्ता बदल कर आएगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, इसलिए वो आपको अपनी असल डेप्थ पे नहीं दिखाई देगा। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग के क्वेश्चन जानना चाहूंगा।
Sometimes refraction of light gives us a false impression of the depth and position of the objects in water or glass. For example, we have noticed that clear swimming pools look shallower than their actual depth because of refraction of light. कभी कभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको एक फॉल्स इंप्रेशन देता है, धोखा सा दे देता है गहराई के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग, मैंने स्विमिंग पूल का एग्जांपल दे दिया, तो ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Light travels faster in the air than in water. So when light passes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. Denser medium water है और rarer medium air है जहां आप खड़े हैं. When this refracted light enters our eyes, the bottom of the pool and objects lying on the bottom appear close to us than they really are. तो वो जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि यार वो करीब है, उसकी गहराई इतनी नहीं है, वो अपेरेंट डेप्थ कहलाएगा. अपेरेंट का मतलब है जो सिर्फ नजर आए, और हकीकत में वो ज्यादा गहराई पे है. तो हकीकत वाले डेप्थ को रियल डेप्थ कहा जाता है. रियल एंड अपेरेंट डेप्थ. क्लियर हो गया? क्रिटिकल एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए बेटा, मैं आप लोगों को क्रिटिकल एंगल व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देता हूं. आप लोग इसकी एक दफा रीडिंग कर लें, तब तक व्हाइट बोर्ड खुल जाएगा. अपने अपने बुक्स में एक दफा रीड कर लें. जी बेटा, अभी तक आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले, वरना मैं आगे चला जाता हूँ. शाबाश, माइक पे आप लोग आ सकते हो. सर एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे. मैं सारे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने सारे याद करने हैं क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है? बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ठीक है सर, आपने ऑन की हुई है? समझ ही नहीं आ रहा कुछ. ओके स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये मैंने लिंक इसलिए किया क्योंकि जब आप क्रिटिकल एंगल समझते हो तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आती है. तो सबसे पहला जो डायग्राम बना रहा हूं वो केस नंबर 1 कहलाएगा. ये जो मैंने बना दिया ये वाटर है. ओके, वाटर या कोई भी मीडियम है, लेकिन डेंसर मीडियम है. कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, वाटर वगैरह. यहां मैंने एक नॉर्मल रे लगा दी. नॉर्मल, ओके, इट इज कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मल वो स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी मीडियम पे 90 डिग्री के साथ फॉल करता है. क्रिटिकल एंगल और टोटल रिफ्लेक्शन एंगल के लिए पहली शर्त ये है कि रे ने डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की जानिब जाएगा. ये याद रख लेना, डेंसर मीडियम से रियर की जानिब जाएगा. अब जब ये डेंसर मीडियम से निकल रहा था तो उस वक्त ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा था उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो ये नॉर्मल से अवे बेंड हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों? क्योंकि डेंसर से रियर की जानिब जा रहा है. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंडिंग करेगा. और रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे. उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे. तो ये तो एक नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गई. ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया इस डायग्राम में, ये क्या हुई? रिफ्रैक्शन. अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाऊं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? दूसरा डायग्राम बना लेते हैं.
दूसरा बना लेते हैं। ओके, इसमें भी एक नॉर्मल है। इसमें थोड़ा सा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लिया, ए बड़ा कर दिया। ओके, अब इस तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वक्त पिछले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, तो फिर रिफ्रैक्टेड वे भी बढ़ गया। ओके, पहले वाले से और बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर आ गया, इस 90 डिग्री वाली लाइन के ऊपर आ गया, ये टोटल रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 आया, इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। याद रख लेना, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल रिफ्रैक्टेड एंगल दे रहा है, फॉर एग्जांपल 70 डिग्री का दे रहा है, लेकिन जो ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा लिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ गया, बिल्कुल कंप्लीटली ऊपर आ गया। तो इस दौरान एंगल 90 डिग्री का बना। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का बनाए उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाए, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाए, फिर क्या होगा? फिर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो भी मैं भी आप लोगों को कराने लगा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये एक तीसरा फिगर बना लिया, ठीक है, नॉर्मल। ओके, अब यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। मैंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया वो क्रिटिकल से भी बड़ा ले लिया, ठीक है। बार बार क्यों तंग कर रहे हैं? बस दोबारा बना लेंगे। ओके, इस वक्त जो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूं वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ले रहा हूं। इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था, क्रिटिकल एंगल के बराबर था, तो तब तो 90 डिग्री पे एंगल रिफ्रैक्ट हुआ था। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गया तब रिफ्लेक्टेड रे और बढ़ेगी, 90 से भी बढ़ेगी। तो जब 90 से बढ़ेगी तो वो तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी ना। तो अगर उसी मीडियम में वापस आ जाए तो फिर तो उसको रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, फिर तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन में रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होगा, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल बन गया ना, अब नॉर्मल के साथ ये वाली रे बन रही है। तो ये तीन केसेस थे जो मैंने आप लोगों को समझा दिए कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पैदा करे तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और अगर 90 से भी ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करे तो उसके लिए जरूरी है कि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा ले लो, तो तब रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब यही चीज मैं आप लोग को बुक से भी पढ़ा लेता हूं, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन सुनूंगा, ठीक है। यही चीज मैं अभी बुक से पढ़ाऊंगा, गौर से देख लेना। क्रिटिकल एंगल, when light rays pass from a denser medium to a rarer medium, they bend away from the normal. The angle of refraction is greater than the angle of incidence. जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब जाती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा ही होगा। If the angle of incidence is gradually increased, a stage will come when the maximum refraction occurs and the angle of refraction becomes 90 degree. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा।
और इस दौरान मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगी, बस इससे ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। Here the refracted ray become parallel to the surface of the refracting medium। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बिल्कुल उस मीडियम को पैरेलल हो गया, बिल्कुल उस मीडियम के पैरेलल डायरेक्शन में आ गया। The angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज अबाउट 49 डिग्री while for glass is about 42 डिग्री। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री है और ग्लास के लिए 42 डिग्री। मतलब अगर 49 डिग्री के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पे होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पे होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेराज वाला टॉपिक भी है और इस लेक्चर में सारा कंप्लीट नहीं होगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिश आई व्यू और मेराज वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह।